हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज ये न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज जैसा कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इलेक्शन ईयर है। न्यूज़पेपर में अब चीज़ें थोड़ी कम होती जाएंगी। मेरी तरफ से नहीं, ओवरऑल ही जो आपको रेलेवेंट न्यूज़ होंगी वो थोड़ी कम होंगी आपके एग्जाम से। ओके, तो इसको अब आप थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख सकते हो एंड ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए अपने प्रीलिम्स रिवीजन को। ओके, तो मैं भी आज सुबह उसी के दो वीडियोस बना रहा था, एक स्टैटिक का, एक करंट का। जी, आप चाहें तो प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। सो टुडे द डेट इज February 20। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, इसमें 23 में कुछ अमेंडमेंट लाए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन को इन्होंने कुछ चेंज किया था। सी क्या हुआ था कि पहले एक गोदावर्मन केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन होगी वो बहुत ब्रॉड होगी। लाइक जो भी ग्रीनरी होगी, ग्रीन टाइप के आपके जो ट्रीज वगैरह होंगे, वो सब उस डेफिनेशन में आ जाएंगे। इरिस्पेक्टिव कि गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें वो एरिया एज अ फॉरेस्ट रजिस्टर है या नहीं। इफ इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट दैट इट देन इट कम्स विद इन द डेफिनेशन। ठीक है, ये गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। 23 में अमेंडमेंट जो आया, अब देखिए इससे एक लॉस क्या हुआ था कि अब जैसे कोई प्राइवेट लैंड वाला है, ठीक है, उसके पास पड़ा है 8-10 एकड़। अब सपोज कि चलो ये नहीं भी यूज कर रहा, तो उसने वहां पे ट्री कल्टीवेशन ही कर लिया बहुत सारा। अब वो ओवर द ईयर दिखने लगा एक फॉरेस्ट जैसा। अब उसको सपोज वो ट्री ये कट करना है, अपना फॉरेस्ट लैंड क्लियर करना है, तो वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आ रहा था। तो एक तरफ से तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट की अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, एक तरफ से ठीक भी किया। अदरवाइज ये क्या कर रहा था, प्राइवेट लोगों को डिसइंसेंटिवाइज कर रहा था कि अगर उनका लैंड खाली भी पड़ा, वो सोचते चलो इसमें ट्री लगा देता हूं मैं। तो वो नहीं लगा रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार इसको कल को फिर ये लोग क्लेम करने लगेंगे कि ये तो फॉरेस्ट हो गया, आप कट डाउन नहीं कर सकते, तो मेरा प्राइवेट लैंड चला जाएगा। बट दूसरी तरफ से अमेंडमेंट से एक गलत मोटिव ये भी निकल के आया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि सिर्फ जो रिकॉर्ड में होगा, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट लिखा होगा ना, सिर्फ उसी को हम फॉरेस्ट मानेंगे, बाकी को हम कट डाउन कर सकते हैं। तो अब इसमें ये भी हो सकता है कल को अगर आपको वहां पर कोई प्रोजेक्ट लाना हो, ठीक है, सपोज कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट में, क्योंकि रिसोर्सेज जनरली हमें वहीं मिलते हैं, तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इसको खुद ही डी रजिस्टर कर देगी कि एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड इट इज नॉट द फॉरेस्ट, कि ये फॉरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंशन ही नहीं है, तो फिर उसको कट डाउन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक पॉजिटिव पॉइंट भी था प्राइवेट आदमी के लिए, और एक तरफ से नेगेटिव भी था कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मैनिपुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि जब तक कि पूरा सर्वे करके डेटा कलेक्ट नहीं कर लेती सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तब तक आप जो डिक्शनरी की मीनिंग होती है फॉरेस्ट की डेफिनेशन वही मानेंगे। ओके, इररिस्पेक्टिव कि आपने वो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में रजिस्टर किया है या नहीं किया है, डजेंट मैटर। अगर वो फॉरेस्ट जैसा दिखता है तो उसको फॉरेस्ट ही माना जाएगा। राइट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वापस से क्लॉक को वही गोदावर्मन केस की तरफ ले गया है। Okay, so forest will continue to have a broad and all-encompassing meaning for the time being, and include 1.97 lakh square kilometer of undeclared forest land. This undeclared, ठीक है, undeclared को भी forest land ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैलेंज किया गया था अमेंडमेंट्स 23 की, जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 में की गई थी। वहां पर डाइल्यूट कर दिया था डेफिनेशन में फॉरेस्ट की, दो कैटेगरी बना के, एक डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट, एक लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से रिवर्ट किया अपने आप को वही टीएन गोदावर्मन केस की तरफ। ओके, सेकंड है चंडीगढ़ मेयर पे, मेयर का जो केस हुआ था, वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन पे एलिगेशन थे, और उन्होंने कल कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मैंने क्रॉस लगाए थे, लेकिन फिर भी ये जो बैलेट थे ये पहले से ही कुछ गड़बड़ हो गए थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, मुझे आप पूरे वीडियोस दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आया था वकील, उसका कहना था कि आप एक काम करते हैं, हम फिर से री इलेक्शन करा लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक भी वो खबर पहुंच चुकी थी मीडिया के थ्रू कि 3 आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेचर्स ने, काउंसलर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। यानी कि अब बीजेपी के पास मेजोरिटी आ गई, दोबारा इलेक्शन होंगे तो आराम से जीत लेगा। बट कोर्ट ने कहा नो नो, कोई री इलेक्शन नहीं होगा, वो बैलेट एज इट इज अभी भी रखे होंगे, आप वो बैलेट हमें लाके दीजिए। ठीक है? और इसके बाद इन्होंने इस आदमी को बहुत स्ट्रांगली भी कहा, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, that he has to be prosecuted for interfering with the electoral democracy by defacing 8 ballot paper। ओके, और ये लेसन होना चाहिए ऐसो के लिए।
बहुत ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर कि ऊपर गवर्नमेंट, अच्छा पता है आपको, कल अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, पाकिस्तान में एक रिटर्निंग ऑफिसर थे, ठीक है? उसने आके मीडिया के सामने माफ़ी माँगी, उसने कहा है कि देखिए हम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव था और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बिके हुए हैं, इन दोनों की तरफ से हम पे दबाव आ रहा था और हमने ऐसे कैंडिडेट्स को भी हराया है जो 70 से 80 हज़ार वोटों से जीत चुके थे, ठीक है? यानी कि वो पीटीआई, इमरान खान वाली पार्टी जिनको बैक करी थी ना, ऐसे कई कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, वहां सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में। लेकिन एक आदमी, एटलीस्ट इसकी तो आत्मा जागी और उसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स कहे कि मैं अपने देश के टुकड़े होने में योगदान नहीं दे सकता, तो मैं ये अपनी गलती मानता हूं और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन हमारे साहब जो हैं ये मिस्टर अनिल मसीह, ये तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये मान रहे हैं कि मैंने क्रॉस लगाया, बट ये फिर भी कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर पहले से ही कुछ गड़बड़ थे, उन लोगों ने भी गलत तरीके से इसको फाइल किया था। ओके, तो ये दो इशू हमने फ्रंट पेज पे देख लिए। नेक्स्ट सेंट्रल और कैरल के बीच टॉक्स थी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कैरल ने, जो इन पर सीलिंग लगाई गई है, फाइनेंशियल सीलिंग, उसको लेकर। तो सेंटर ने इनको ऑफर दिया था कि एक काम कीजिए, आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए, हम लोग आपस में कुछ बात करते हैं। लेकिन वो बातें फेल हो गई है, तो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही हियर करेगा। और ये बेटर भी है क्योंकि ये इशू है फेडरलिज्म का, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो बेटर है कि ये चीज दूसरे स्टेट्स पर भी कल को हो। और ये तो हम पैटर्न देख ही रहे हैं ना, कैसे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को अलग अलग तरीकों से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो बेटर है कि ये केस वहीं सुनवाई हो और एक बार में हैंडल हो जाए, आपस में सेटलमेंट करने की बजाय, क्योंकि आज केरल की बारी है, कल किसी और स्टेट की बारी होगी। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चीफ मिस रेखा शर्मा है, ये कह रही हैं शी सीक प्रेसिडेंट रूल फॉर वेस्ट बंगाल, वो जो वहां पर नावखली में जो दंगे चल रहे हैं, ठीक है? आज इनको प्रेसिडेंट रूल याद आ रहा है, लेकिन जब मणिपुर में दो लड़कियों को न्यूड परेड कराया गया था, तब इन्होंने कभी रेकमेंड नहीं किया कि यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, ठीक है? हाथरस में जब दो बच्चियों को रेप करके पेड़ पे टांग दिया गया, तब ये गई वहां पर और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि लड़कियां शाम को 6 बजे के बाद बाहर जाना अवॉइड करें। ओके, और अब बंगाल में जस्ट बिकॉज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट, इनकी चीफ्स की अपॉइंटमेंट जब तक डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू होगी, सोनली गवर्नमेंट के थ्रू, तब तक इस तरह के बायस्ड आते रहेंगे। लाइक बीजेपी अगर सेंटर में है तो बीजेपी जिस स्टेट में होगी वहां पे क्रिटिसिज्म कम करेंगे, जहां पे ऑपोजिशन पार्टी होगी वहां पे क्रिटिसिज्म और ज्यादा हैवी करेंगे कि देखिए हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में बैठ के हम कितने कंसर्न है। आपका कंसर्न इक्वल होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी वुमेन के अगेंस्ट हो। ओके, चलिए अगेन नाउ, आज ही मैंने आपके साथ अपनी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज है उसके लेक्चर नंबर 11 में सबके लिए ओपनली अपलोड भी किया था मैंने उसको, ठीक है? उसी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ओके, एनसी एनसी सेकंड, इसका जो एक्ट आया था 23 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट दिया गया उसने ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनकी पावर्स को ज्यादा बढ़ा दिया है, ओके, और चीफ मिनिस्टर इनकी पावर्स को कम कर दिया। क्योंकि इसने क्या कहा कि जो सर्विसेज है, उस टाइम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो सर्विसेज आएंगी उनका कंट्रोल लाई करेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में। फिर सेंट्रल पार्लियामेंट में एक लॉ लाया, उसने अमेंड किया इस एक्ट को जो 1991 का था, उसको अमेंड किया और कहा कि नहीं, लेजिस्लेटिव इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा। और यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई गई, ये एक सर्विस अथॉरिटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, यहाँ पर होम सेक्रेटरी होंगे और दूसरा यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब मैनेज करेगी इन ए ग्रेड ऑफिसर्स का, एक्सेप्ट आईपीएस, एक्सेप्ट आईपीएस, इन ये 3 करेंगे और ये डिसाइड करेंगे मेजोरिटी से। नाउ सी द थिंग इज कि होम सेक्रेटरी इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर। चीफ सेक्रेटरी इनको अपॉइंट कौन करेगा? सेंटर। सिर्फ चीफ मिनिस्टर खुद है और डिसीजन किससे ले रहा है? मेजोरिटी, जबकि आपको लेना चाहिए था कंसेंसस से, ताकि तीनों को जो एग्री हो वो आदमी बने, ताकि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी बात की भी वैल्यू हो। बट यहाँ पर मेजोरिटी से होना है तो 2:1 से हो जाएगा काम। किस ऑफिसर को पोस्टिंग देनी है, किसको ट्रांसफर देना है, ये तो यानी इनडायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में आ गया पूरा। उसके बाद भी अब चलो मान लो कि यहाँ पर भी हमारे जो ये चीफ सेक्रेटरी ये हैं, ये कुछ अच्छा सोचें, ठीक है, ये सोचें कि नहीं नहीं, गलत आदमी को हम पोस्टिंग नहीं देंगे दिल्ली में, वो सही नहीं होगा। तो ये लोग किसी और आदमी को सपोज फलाना पर्सन को रेकमेंड कर देते कि इसको अपॉइंट कीजिए यहाँ पर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी राइट भी दे दिया गया है कि अगर इस अथॉरिटी के बीच और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच डिस्प्यूट होगा तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानी जाएगी, अथॉरिटी की बात भी साइडलाइन कर दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत, और दूसरा कि मिनिस्टर्स,
थर्ड थर्ड प्रोविजन है इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो मिनिस्टर्स हैं, अब मिनिस्टर्स के अंडर में ऑब्वियसली सेक्रेटरीज होंगे, हर मिनिस्ट्री के अंदर में सेक्रेटरी होंगे। तो यहाँ पर मिनिस्टर अगर कोई ऑर्डर भी पास करना चाहता है ना, जैसे सपोज दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कोई ऑर्डर पास करना है कि एक बार में ये जो भी है इलेक्ट्रिक वाटर बिल वगैरह उसको सेटल करने का मौका देते हैं पब्लिक को, तो ये ऑर्डर पास करने से पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा जाकर एलजी का। तो फिर इस मिनिस्टर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। वो इलेक्टेड है, उसको दिल्ली की 3 करोड़ जनता ने इलेक्ट किया है इस गवर्नमेंट को, उसको अगर एक सिंपल सा ऑर्डर भी पास करना है तो जाइए पहले प्रायर अप्रूवल लेकर आइए एलजी का। ठीक है भाई, दीवार फिल्म वाली बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 प्रोविजंस याद रखेंगे इस एक्ट में। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी 3 लोगों की, वो डिसाइड करेगी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह ऑफिसर्स की। ठीक है, अगर अथॉरिटी एलजी में डिस्कशन होता है तो एलजी की बात का ज्यादा वेटेज होगा। ठीक है, वो डिस्कशन दे दिया गया उसे। और मिनिस्टर को अगर कोई नॉर्मल ऑर्डर्स भी फॉलो करने हैं तो भी प्रायर अप्रूवल लेना होगा एलजी से। दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू किए हैं पूरे। ठीक है, ये ऑफिसर्स जो हैं वो ऑर्डर से डिफाई कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, मिनिस्टर्स के, वो बात ही नहीं मान रहे। अब कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्ट्री फंक्शन कैसे करेगी अगर उसके अंडर में जो ऑफिसर्स हैं वो उसकी सुनेंगे ही नहीं। राइट, तो ये सेंटर का बहुत गलत स्टेप था, इसने दिल्ली की गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट पैरालाइज करके रख दिया। आगे चलते हैं। ये जो केरल में जो ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं ना, इस पे आज एक अच्छा आर्टिकल है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, क्या रीजंस हैं और क्या नहीं। ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है आज के उसमें, कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दे आर स्टीयरिंग द सर्विस इंडस्ट्री। अब से जब हम सर्विस की बात करते हैं ना तो सब कुछ आता है, आईटी सर्विस आ जाती है आपकी, आईटी ईएस आ जाती है। ठीक है, या बीपीओस वगैरह। उसके बाद आपके टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब भी आ जाती है। tourism, hospitality, then you can say that जो कि लीगल एडवाइजिंग सर्विसेज हैं वो भी आ जाएंगी, लीगल भी हो वैसे भी, जो भी एडवाइस सर्विसेज है, कंसल्टेंसीज आजकल बहुत ज्यादा खोली जाती हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, ये सब इसी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक इन्होंने पॉइंट उठाया। पहले तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर 53% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड उसमें। ठीक है, और 28% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इंडस्ट्री सेक्टर, बाकी का एग्रीकल्चर करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप इसमें देखिए जीबीए में कितना ज्यादा है। और सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सिर्फ 31% लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। ठीक, जबकि इंडस्ट्रीज में 25%, यानी कि इंडस्ट्रीज जिसको मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए वो तो फेल हुई हुई है। ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन हमारी ओवरऑल जीडीपी में भी कम है। लेकिन सर्विस सेक्टर का तो कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में बहुत हाई है, और लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम लोगों को दे पा रही है वो। अब इसमें कई चीजें आ जाती हैं, जैसे रिटेल चेन्स, टेलीकॉम, कंसल्टिंग, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये सब सर्विस का पार्ट है। एंड इंडिया इज ऑल्सो दी ऑफशोर हब, यानी कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो भी बैक एंड के लिए, जैसे बीपीओ टाइप की चीजें हो गई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इंडिया में करती हैं। ठीक है, कॉल सेंटर जॉब्स वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनी कॉल सेंटर इंडिया में ही है। और जब आप वहां जॉब करने जाते हैं तो आपको एक नाम भी अलग दिया जाता है, आपको एक इंग्लिश नेम या यूरोपियन अमेरिकन नेम दिया जाएगा। ठीक है, नाउ तो हम लोग थर्ड पार्टी को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्लोबल कंपनीज को। नाउ अब रियलिटी क्या है मार्केट की? सी रियलिटी कुछ अलग ही है। इट नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर, वो ठीक है, बट ओनली 57% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। ये फैक्ट हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग टीचिंग की क्वालिटी बहुत पुअर है। ये बट इसका एक दूसरा साइड भी है। एंड इसके अलावा लेस देन 60% ऑफ अवेलेबल इंजीनियरिंग सीट्स हैव एनरोलमेंट, यानी 40% इंजीनियरिंग सीट्स खाली पड़ी रह जाती हैं कॉलेज में। एंड 80% ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड अप इन नॉन टेक्निकल जॉब। सी 80%, यानी कि जितने इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं इंडिया से, उसमें से 80% नॉन टेक्निकल जॉब में जाते हैं। यूपीएससी भी उसमें से एक है। ठीक है, कई इंजीनियर्स यहाँ के ऑफिसर बन जाते हैं, तो नॉन टेक्निकल जॉब में जा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? क्या उनको इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, या हमारा सर्विस सेक्टर जो है स्पेशली इंजीनियरिंग वाला, वो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई और रीजन है? तो ये एक तीसरा रीजन भी दे रहे हैं, और काफी वैलिड रीजन भी है। कि देखिए, एक तो जिस तरह की कोर्स होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, उसमें आप ना काफी अच्छी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कर लेते हो। आप डिसीजन मेकिंग थोड़ी ज्यादा डेवलप करें। और यही रीजन है कि अगर आप यूपीएससी भी देखेंगे ना, 2013 से पहले, 2013 से पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। ठीक है, आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते थे। अब पोस्ट 2013 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल चूज करना होता है। और उसके अलावा आपको जीएस पेपर बढ़ा दिए गए। ठीक है, आज आपके पास 4 जीएस पेपर हैं। जीएस 104 को थोड़ा सा निकाल दें, उसमें भी हालांकि करंट से रिलेटेड होती है, एनालिटिकल चीजें ज्यादा आती हैं। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, कैसे आपको वहां आंसर लिखना। जीएस 23 मेजोरिटी करंट अफेयर पे चला गया, यानी कि
इसीलिए 2013 के बाद इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों का जो सिलेक्शन रेशियो था वो बढ़ा है, बिकॉज दे हैव मोर क्रिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, वो उस बारे में ज्यादा है। प्री 2013 क्या होता है, दो तो ऑप्शन हो गए, ठीक है। और 2011 के पहले चले जाएंगे ना, तो वहां भी सी सेट से पहले आपका एक जीएस पेपर होता था, एक आपके ऑप्शनल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है? तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग ज्यादा आते थे। एंड मेजोरिटी जो आपको 2013 से पहले के मेंस के पेपर देखो ना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते थे जहां पे आपको सीधे सीधे रॉट लर्निंग करनी है, जो चीज जैसी है वैसी। अब जो क्वेश्चन आते हैं मेजोरिटी दे आर काइंड ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। अगर जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर आज के माहौल में, आज जैसा देश में माहौल है, अगर गांधी जी होते तो वो क्या करते इस वक्त, राइट। इस वक्त अगर गांधी जी होते तो वो क्या करते, क्या कर रहे होते इस वक्त, ठीक। इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, जहां पे आपको सोचना होता है चीजें, आपको खुद कनेक्ट करनी होती है चीजें, आपको सोचना होता है कि हो सकता है कि वो भी इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते हैं कि जो सीएए हो रहा है, ये जो हमारा एनआरसी वगैरह हो रहा है, कि यार ये गलत है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो उनकी तरफ से अनशन पे बैठ गए होते, नहीं, या मंदिर के अगेंस्ट भी वो अनशन में बैठ गए होते कि इससे नफरत बढ़ जाएगी, ये इस तरह की चीज, ठीक है। अब वो आपको खुद सोचनी होती है, तो इन्हें कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ये एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल एबिलिटीज, ये इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल्स, इनके कोर्सेज में ही इस तरह डिजाइन होती है कि बच्चे ये चीज करते रहते हैं 4 साल तक। आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो मेजरली थोड़ा सा रॉट लर्निंग की तरफ जाते हैं, वो फैक्ट्स टाइप की जो चीजें होती हैं उनको याद करने में। इसलिए पोस्ट 2013 आर्ट्स ह्यूमैनिटीज आने वाले बच्चों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा गिरा है, ठीक है। इनका वेटेज पहले बहुत हाई होता था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। जबकि जो इंजीनियरिंग वगैरह से जो बच्चे आते हैं विद बेटर क्रिटिकल एबिलिटीज, उनका ये जीएस 2, 3, 4, इनसे उनका स्कोर तेजी से जंप हुआ है। अगेन डोंट डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। ह्यूमैनिटी से भी ऑब्वियसली बात है कि वो स्कूल लेवल से ब्रिलियंट बच्चे भी आते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ 2013 के पहले और 2013 के, आज आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। आपको एनालाइज करने को दिया जाता है कि जैसे आईएमसी कॉरिडोर बनेगा, तो एनालाइज कीजिए कि इससे क्या बेनिफिट इंडिया के लिए हो सकता है, हमारे ट्रेड को कैसा बेनिफिट हो सकता है, कनेक्टिविटी को कैसा बेनिफिट हो सकता है। सारी कंट्रीज, ये जो अरब कंट्रीज वगैरह हमसे कनेक्ट होंगी, तो फिर पाकिस्तान का जो एक कार्ड हुआ करता था मिडिल ईस्ट में, उस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। ये सोचने वाली चीजें ज्यादा हो जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीजें ज्यादा हो जाती हैं यूपीएससी में। जबकि 2013 के पहले आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लाइक आप प्रिविलेजेस बता दीजिए पार्लियामेंट में, हाउस और इंडिविजुअल्स को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उस टाइम चीजें याद करना ज्यादा जरूरी होता था, राइट। तो इसीलिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कि उनकी जो कोर्स कुरिकुलम जो डिजाइन किया था उसी में थोड़ा सा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल एबिलिटीज, एनालिटिकल, वो चीज ज्यादा होती है उनमें, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि इनकी डिमांड सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं, अदर सेक्टर्स में भी इनकी डिमांड ज्यादा होती है, ओके। Now, there is a lack of relevant jobs for their skills in their core sector. ये बात एक एक हद तक सही है, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, रिटेल, इन सब में जा रहे हैं इंजीनियर वाले, आपको इन सब जगह मिल जाएंगे, वो आपको बॉलीवुड में ही मिल जाएंगे। Engineers are increasingly finding employment. Why? In other sector. Why? Because of their adaptability and problem solving mindset ingrained in their education. This was the point I was trying to convey with by giving the example of UPSC. Okay, critical thinking हो, problem solving approach हो, creativity, innovation, dealing with ambiguity, adaptability या flexibility. These are some of the most relevant skills required to succeed in the modern era. Now, the analytical prowess, problem solving abilities, and structured thinking are ingrained in the engineering graduates, make them highly sought after in sectors. सो अब ये कह रहे हैं कि हमें एक जेनेरिक कोर्स की नीड है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो जॉब मार्केट है वो इवॉल्व हो रहा है। नाउ इट बिकम्स imperative फॉर द एजुकेशनल इकोसिस्टम टू इवॉल्व एंड एड्रेस दिस नीड फ्रॉम दिस फॉर द सर्विस इंडस्ट्री एंड रिकैलिब्रेट द curriculum डिजाइन एंड पेडागॉजी। तो हमें अपने curriculum को उस तरीके से डिजाइन करने की भी जरूरत है। तो अब नेशनल एजुकेशन जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है 2020 में, उसने ये ऑप्शन भी दिया है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो करो, लेकिन अगर साथ में आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो वो भी पढ़ लो, ठीक है। आप उसके साथ साथ इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमी पढ़ लो, ठीक है। ये चीज, ताकि यही बच्चा अगर सोचो कल को उसको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, ठीक है, उसको आरबीआई में फंक्शन करना है या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो वो इकोनॉमी उसने पढ़ा होगा, ठीक है। या हो सकता है कि उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ज्यादा अट्रैक्शन हो, तो वो इंजीनियरिंग से होते हुए भी उस तरफ जा सकता है। और यही स्टेप लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, ताकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है उसी तरीके से हम बच्चों को भी डेवलप कर सकें।
Now there is no generic course to cater the needs of the service sector. अभी तक ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो इन सर्विस सेक्टर्स की एग्जैक्ट नीड यानी कि एनालिटिकल क्रिटिकल इस टाइप के कोई कोर्स कराता हो, ठीक है। तो वो सब फालतू की वो सब फिल्मी बातें हैं कि बैंक वर्ल्ड बैंक में जॉब करना था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों किया, आईआईएम से एमबीए क्यों किया। अरे किया तो किया यार, कुछ सीख ही गया ना, अपने ब्रेन को डेवलप करके ही गया वहां से, करने दो जहां जॉब कर रहा है। एनीवे, नाउ देयर इज अ प्रेसिंग नीड, देयर इज नीड टू डेवलप द जेनरिक सर्विसेज ओरिएंटेड कोर्सेज। तो हमें उस तरह के कोर्सेज डेवलप करने चाहिए जैसे कि डिमांड है। वी नीड एन इक्विवेलेंट सर्विस स्किल एजुकेशन that instill the necessary competencies to excel in the service oriented landscape. Such a course can offer holistic blend of technical proficiency, soft skills, industry specific knowledge essential for success in service centric role. अब देखिए ह्यूमन एचआर वगैरह की जब बात होती है तो उसमें एक और चीज आती है कि आप में जो टैलेंट है वो ठीक है, आप में क्या इमोशनल क्वेश्चन है क्या, ठीक, आईक्यू अपनी जगह है, ठीक है। एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है कि आप सामने वाले को समझा सकते हो थोड़ा इमोशनल वे में भी कि आप जो कर रहे हैं उसके अंजाम सही नहीं होंगे, लीगली तो अलग बात है, बट एज फ्रॉम ह्यूमन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, यही अपना एथिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह की स्किल्स भी आपको उनमें इनकलकेट करनी चाहिए। अल्टीमेटली बिजनेस में क्या है, आपको सामने वाले से अपना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करवाना है। कल्टीवेट दी सॉफ्ट स्किल्स, बात करने के तरीके, बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है, कहाँ प्रॉफिट होगा कहाँ लॉस होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एटसेट्रा। By integrating the cutting edge technologies like artificial intelligence, IoT into the curriculum, these programs can enhance students' employability, particularly in emerging sectors such as fintech and edutech. Such a course would foster a cadre of professionals adept at navigating the complexities of modern service-oriented industries, problem solving and client management. ठीक, तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि हमें सर्विस सेक्टर में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्पेसिफिक डोमेन के लिए बच्चे को तैयार करना है, आप उसको होलिस्टिकली तैयार करो, फिर वो किसी भी डोमेन में जाके वर्क कर सकता है। आज यूपीएससी की कोचिंग्स वगैरह में अगर आप देखेंगे यहाँ ओ आर एन आकर, तो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ही हैं जो अलग अलग कोचिंग के साथ काम कर रहे हैं। Anyway, additionally, they could receive training in service management principles, process improvement methodologies such as Lean Six Sigma, critical thinking frameworks, programming them to optimize service processes, drive operational efficiency, tackle complex challenges with confidence. An emphasis on client management, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, एथिकल कंडक्ट दिस आई वाज पॉइंटिंग आउट वुड फोस्टर ए कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी अमंग प्रोफेशनल्स क्रूशियल टू बिल्ड a strong client relationship and maintain trust in service oriented roles. Okay, now this ऐसा अगर हम कोई कोर्स डिजाइन कर पाए तो ये ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सच ए कोर्स, लेट अस कॉल इट सर्विस इंजीनियरिंग, ठीक है, एक इस नाम का कोई कोर्स शुरू किया जाए। It holds transformative potential, offering a pathway to enhance employability, improve service delivery, and sustain economic growth. Graduates would emerge as highly sought after professionals equipped with knowledge, skill, mindset needed to excel in white collar service. Moreover, the affordability and accessibility of service engineering courses would make them attractive option for students in tier 2 and tier 3 cities. अब ये जो हमारा लेबर फोर्स सर्वे वो क्या कहता है, विमेन का पार्टिसिपेशन जस्ट 37% है, तो एटलीस्ट ये उनको बहुत फ्लेक्सिबल जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देगा फॉर विमेन टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली कमिटमेंट। अब जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं ना, उसके लिए तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको जमीन लेनी पड़ेगी, आपको कॉलेज की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको उसमें इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेगा, ठीक। बट सर्विस इंजीनियरिंग का जो कोर्स होगा इट कैन बी डन थ्रू ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा, कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फीस होगी वो भी कम होगी। इट विल एलिमिनेट द जियोग्राफिकल बैरियर्स टू द एजुकेशन। This democratization of education can only foster the inclusivity from diverse background to contribute India's burgeoning service-driven economy. अब सोचिए कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर टूरिज्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन सपोज कि वहां पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, लेकिन वहां के बच्चे उसको अगर ये दिखेगा कि यहाँ पे गाइड बनने का अच्छा ऑप्शन है, तो आप एक सर्विस कोर्स छोटा सा लॉन्च करते हैं उसको कि आपके यहाँ ये बताइए कि आपके यहाँ ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट कौन सी कंट्री से आते हैं। होता है, सबका प्रेफरेंस होता है फॉरेन टूरिस्ट का भी, कोई गोवा जाना ज्यादा प्रेफर करता है, कोई केरल जाना प्रेफर करता है, कोई राजस्थान जाना प्रेफर करता है, ठीक है। तो उनके लिए आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन कोर्स इस तरह के लॉन्च कर सकते हो कि आप वहां पर कोर्स सीख लीजिए। अगर सपोज कोई आपके यहाँ से फ्रांस से आ रहा है तो आप वो फ्रेंच सीख लीजिए ताकि आप एक गाइड की तरह काम कर सकते हो, वो भी तो एक तरह की सर्विस ही हुई प्रोवाइड करना, राइट। तो उनका वो लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेगा और इसके लिए आपको कोई कॉलेज खोलने की जरूरत है ना कुछ, वो आपको पूरा डिजिटली किया जा सकता है, राइट। तो हमें उस तरह से बच्चों को तैयार करने की जरूरत है।
India can position itself as a global leader in service innovation and delivery, driving prosperity and competitiveness in the service-driven economy. ओके, अब नाउ व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अगेन ये एक ऐसा डोमेन है जो इमर्जिंग है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। हम उन ट्रेडिशनल बातें, यूपीएससी से आपसे वो ट्रेडिशनल बातें पूछना भी नहीं चाहता कि आप जाके कह देंगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो ठीक है, वो सब बातें हो चुकी। आप कुछ ऐसा बताइए कि क्या करें इस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ठीक है, या इंजीनियरिंग में ऐसे क्या चेंजेस करें कि लोग इतना ज्यादा क्यों, 80% बच्चे क्यों नॉन इंजीनियरिंग जॉब में जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। तो उसमें आप ये आपको बोलना चाहिए कि हमें सर एक सर्विस इंजीनियरिंग टाइप की चीजें प्रमोट करनी चाहिए, ठीक। अगर मौका मिले तो एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज करो, बट देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये आपको प्रॉपर प्रॉपर एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक? क्या हमें सर्विस इंजीनियरिंग टाइप की चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर है जो वो नए वे में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, नीड्स नई नई इवॉल्व हो रही हैं, इसलिए ये आर्टिकल काफी अच्छा था, तो आई वांटेड टू डिस्कस दैट। यहाँ पे ग्रीस की बात है, अगेन ये जो है इज अ जर्नलिस्ट इज ग्रीस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मीटिंग मीटिंग होने वाली है इनकी, February 21 से 22, ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं जिनका नाम है मित्सोटाकिस, जो भी है, खैर इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं एज गेटवे टू यूरोप। नो, मैंने आपको पोर्ट्स वगैरह इस बार बहुत याद कर रहा है, रेड सी से लेके सब जगह पर, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ग्रीस में कौन सा पोर्ट है जो अडानी ग्रुप को मिला है, ठीक है, इसको जानना चाहेंगे। बोल बच्चन बातें हैं मोस्टली, ऐसा कुछ काम का नहीं है। इंडिया पोटेंशियल एज देयर गेटवे टू एशिया, हम उनके लिए एशिया में आने का गेटवे बन सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उनको। और इस वक्त जियोपॉलिटिकली वोटाइल सिचुएशन चल रही है, स्पेशली रेड सी में, ठीक है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, ये जहां पे लाई करता है ना मेडिटेरियन रीजन पे, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 3 मिनट का हार्डली, उसमें देख लेना, छोटे छोटे सी होते हैं, तो आ जाता है कई बार एग्जाम में। ये बाकी ये सब बोल बच्चन वाली बातें कि ग्रीस पोजीशन इटसेल्फ एज द रिलायबल ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन, नाटो का भी मेंबर है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ऑल्सो बिल्डिंग इट्स डिफेंस इंडस्ट्री, IMEEC कॉरिडोर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ग्रीस वांट टू इंश्योर दैट EU इंडिया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाए जल्दी से, तो बेटर है। आगे चलते हैं। ओके, लोकल फिनटेक, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि देखिए हम लोग बड़ा प्राउडली क्लेम करते हैं कि यूपीआई यूपीआई से इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना वो हो रहा है। देखो क्वांटिटी टर्म में तो ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी टर्म में कि हाँ चलो बहुत बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बट वॉल्यूम टर्म में देखेंगे ना तो अभी भी वॉल्यूम टर्म में बहुत कम ट्रांजैक्शन है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, इस तरह के ट्रांजैक्शन यूपीआई से ज्यादा हो रहे हैं। वॉल्यूम टर्म में जब ज्यादा करने होते हैं ना तो लोग गूगल पे प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी उसका कंसर्न यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस सेक्टर को, ठीक है, हमारी खुद की इंडिजिनस कंपनीज उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रही हैं। अब देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कभी आपको मेंस में इस तरह की चीजें भी आएंगी कि पार्लियामेंट में इन स्टैंडिंग कमेटीज इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो हमने देखी थी ऑन लॉ एंड जस्टिस, जहां पर उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट को रीजनल बेंचेस बनानी चाहिए अपनी, ठीक है, उसके बाद लीगल एजुकेशन को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट रेगुलेटर बनाना चाहिए और अच्छे डीन बिठाने चाहिए कॉलेज में, राइट, इस तरह की चीजें हमने देखी थी। अब ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने रेज किए कंसर्न दैट देयर इज डोमिनेंस ऑफ फिनटेक एप्स ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज इन द इंडियन इकोसिस्टम एंड रिकमेंडेड लोकल प्लेयर्स टू बी शुड बी प्रमोटेड। यूपीआई यूपीआई वॉल्यूम के टर्म में तो 73% कमांड कर रहा है, लेकिन वैल्यू के टर्म में जस्ट 6.67% है। नो, दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। वॉल्यूम के टर्म में हम बहुत सारे कर रहे हैं कि इतने बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक महीने में, वो ठीक है, बट वैल्यू के टर्म में कितने हो रहे हैं, हार्डली टोटल का लेस देन 7%। ओके, सो दिस इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर। अभी भी फॉरेन एंटिटीज ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं हमारे फिनटेक सेक्टर को रादर देन आवर ओन लोकल प्लेयर्स। सो कमिटी ने कहा है these digital payment apps must be effectively regulated. It will be more feasible for regulatory bodies like RBI or NPCI to control the local apps as compared with foreign apps which operate in multiple jurisdiction. जैसे वॉलमार्ट का फोन पे या फिर गूगल पे, दे डोमिनेट द इंडियन फिनटेक सेक्टर। ओके, ये फोन पे इट इज द लीडर इन दिस मार्केट। फोन पे कमांड 46% ऑफ द वॉल्यूम एंड गूगल पे कमांड अनदर 36% ऑफ द वॉल्यूम। तो ये मिलकर ही आपका कितना हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 80%, तो ये दो ही हो गए, ठीक है, और हार्डली 7% हमारा यूपीआई कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। सी
एनपीसीआई भीम यूपीआई ये अक्टूबर से नवंबर का डेटा है, इसमें हमारा यूपीआई का शेयर कितना रहा, जस्ट 0.22%। तो ये कंसर्न सही रेज किया है इन्होंने। अब इसके बाद एनपीसीआई ने इशू की है 30% वॉल्यूम कैप ऑन ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटेड यूजिंग यूपीआई। तो ये कैप क्या थी, ये 30% वॉल्यूम कैप मतलब क्या है, सी इट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड बाय एनी थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप यानी कि ये फोन पे, अमेजोन पे, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो इस ऐप किसी थर्ड ऐप के थ्रू, okay, so it could not exceed the 30% of the overall transaction made using the interfaces cumulatively over last three preceding month। okay, ये है 30% volume cap। okay, now regulator had stated that it would help, ये जो 30% की हमने सीलिंग लगाई है, that it would help address the risk and protect UPI ecosystem, otherwise UPI irrelevant हो जाएगा हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन पे। फिनटेक कंपनीज, एक कंसर्न ये भी था कमिटी का कि ये जो फिनटेक कंपनीज हैं दे दे आर यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल। सो जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने, यहाँ पे एक अबू धाबी बेस्ड ऐप है नोन एज पेपल। तो वो वाली पेपल नहीं, वो जो इलॉन मस्क ने सेल की है बाद में, वो नहीं, ये दूसरी है। बट ये अबू धाबी में बेस्ड है, लेकिन इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्कैमस्टर। ठीक है, ये स्कैम करने के लिए यूज करते हैं। दिस मेड इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन लॉ एजेंसीज टू ट्रैक द ट्रायल ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू स्कैम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये दो तीन बातें इस कमेटी ने अच्छी बोली हैं, तो ये आर्टिकल अच्छा था। नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू आप छोड़ दो, ये आपके काम नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने की चांसेस भी हो, केरल में कुछ ज्यादा ही चांसेस है। देखो केरल के साथ प्रॉब्लम अलग है थोड़ी सी। एक तो क्या है कि अगर आप इसका लैंड एरिया देखोगे तो ये बहुत नैरो है, बहुत नैरो। ठीक है, बहुत ज्यादा नैरो, कुछ ही किलोमीटर है, लेस देन 1000 किलोमीटर। एक तो वो इशू है। उसके बाद जितना लैंड एरिया उसका भी 30% फॉरेस्ट है। ठीक है, और ऊपर से इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओवरऑल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है केरल की, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोग थोड़े से ज्यादा हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ये फॉरेस्ट के बहुत नियर बाय रहना पड़ता है इनको। अब यहाँ पर कई बार जो एलिफेंट होते हैं या टाइगर्स होते हैं, इस तरह के जानवर खाने की सर्च में, एक तो आप एग्रीकल्चर प्रमोट कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल जो फॉरेस्ट की बॉर्डर होती है ना वहां तक पे एग्रीकल्चर कर रखा है। अब ये एग्रीकल्चर वगैरह जो होते हैं, ये कई बार जब एलिफेंट्स को अपने जंगल में खाना वाना नहीं मिलता तो ये सर्च में इधर आ जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन केरल, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इस एक आर्टिकल से तैयार हो जाएगा आपका टॉपिक। सी फॉरेस्ट कवर नियरली 30% ऑफ केरला जियोग्राफिकल एरिया, पहला रीजन ये। दूसरा, इसकी विड्थ देखो जरा केरल की। क्या हो जाता है इसमें, ओके, इसकी विड्थ देखिए जस्ट 70 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द रीजन। पॉपुलेशन 3.46 करोड़ है। सो न्यूमरस डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन। दिस इज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, क्योंकि आपने रही उतना करीब रहे हो फॉरेस्ट के। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर प्लांटेशन को प्रमोट कर रखा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के करीब। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रमोट करने के चक्कर में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट यहाँ पे इनएविटेबल है इन दो सिचुएशन में। एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर आप बिल्कुल वहीं पे कर रहे हो और रह भी उनके बिल्कुल पास में ही रहे हो जंगल के, तो ये कन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है। ओके, और काफी इंक्रीज भी देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। आपकी लाइवलीहुड भी डैमेज होती है यहाँ पे। फ्रीक्वेंट रेड बाय एलिफेंट एंड वाइल्ड बोअर्स, ओवर 600 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन केरल सिंस 2015। और ये बहुत ज्यादा होता है यार, 600 लोग एनिमल के थ्रू मारे गए। उसके बाद ये आपके अच्छे खासे ग्रो हुए क्रॉप को डैमेज कर जाते हैं एलिफेंट्स। उसके बाद ये आपकी लाइफ स्टॉक को भी खा जाते हैं, जैसे टाइगर्स वगैरह आते हैं कभी, कैटल, बफेलो, गोट, दे हैव बीन किल्ड बाय टाइगर्स, दे हैव प्रेड ऑन 420 ऑफ दीज। रीजंस क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन अराउंड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। अब इन एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, इनके हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला दिए, इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, बट अब ये कुछ ज्यादा बढ़ रही है, स्पेशली केरल जैसे स्टेट में। तो या तो इनको रिलोकेट कर दो या इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो। मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड ह्यूमंस इन द वाइल्ड लाइफ हैबिटाट ड्यूरिंग ऑड आवर्स। ठीक है, एक ही रीजन है कंफ्लिक्ट का। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ प्रोलिफिंग ब्रीडर्स लाइक वाइल्ड बोअर्स एंड पिकॉक्स। Now, due to habitat depletion and fragmentation caused by human activities, the invasive alien species have reduced the availability of food and water. अब ये जो invasive alien species आ जाते हैं ना, जैसे plants हो गए कभी, ठीक है, ये इतनी तेजी से ग्रो होते हैं कि वहां पर जो मेनली जो फूड होने चाहिए, जैसे पेड़ पे मैंगो वगैरह लगे, बनाना लगे, उन सबको ये डैमेज कर देते हैं। तो फिर अब वो एलिफेंट अपने खाने की जरूरत के लिए कहाँ आएगा, वो खेतों में आएगा इनके।
ठीक है। मोनोकल्चर स्पीशीज सच एज यूकेलिप्टस, अकासिया, दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड प्लांट बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस नाउ? फर्स्ट सॉल्यूशन इज एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस खोद दीजिए आप। ठीक है, ट्रेंचेस ऐसे मतलब जंगल के आगे इस तरह की खाई बना दीजिए ताकि वो इसके आगे ना आ पाए। लेकिन होता ये है कि ये जो रहने वाले लोग हैं ना, वो खुद ही इन ट्रेंचेस को भर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो लाइव स्टॉक्स हैं, कैटल वगैरह, वो ग्रेजिंग के लिए जंगल में जाएं। ओके, तो ये खुद ही ट्रेंचेस को फिल कर देते हैं। दूसरा, सोलर पावर फेंसेस लगा दीजिए, बट इनको डैमेज कर देते हैं एलिफेंट। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने सोलर पावर फेंसेस लगा दी तो उसको डैमेज नहीं कर सकते, वो कर देते हैं। The fences are also broken by the people living nearby to let their cattle into the forest for grazing and elephants to destroy the fences. Aiming to plant suitable indigenous plant, ये जरूरी है। वाइल्ड मैंगो लगा दीजिए, वाइल्ड गूसबेरी लगा दीजिए, वाइल्ड जैकफ्रूट, ताकि एलिफेंट वहीं खाए पिए आराम से सोए। वो यहाँ आने की जरूरत नहीं है उसको इंसानों के बीच। Okay, in the forest to ensure wild animals food security and dissuade them from entering agriculture land. Okay. Creating early warning system to track the movement of elephants and other dangerous animals using drone or watchers. Okay. However, the above measure not effective against the wild boars. ये इनका अलग सियापा है। Although the center is yet to accept Kerala's request to declare wild boars as burning, क्योंकि सेंटर ही डिक्लेयर कर सकता है, the state government has recently empowered local bodies to cull the wild boars that pose a threat to agriculture crops and human life. उसके अलावा क्या ऑप्शन है? कैप्चरिंग एंड न्यूट्रिंग दी बोअर्स और रीलोकेटिंग देम टू दी फॉरेस्ट। अब ये ईजैड, ठीक है, दो कमिटीज बैठी थी, एक कस्तूरी रंजन कमेटी, एक रंगाराजन कमेटी। उसने क्या कहा था कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को हमें इको सेंसिटिव जोन बना देना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो केरल ने कहा कि यार मेरा तो पूरा का पूरा स्टेट ही आ जाना है उसमें ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब उसने जो रिपोर्ट आई थी ना, उसने केरल को ऑलमोस्ट 70% एरिया इसमें डाल दिया था, इको सेंसिटिव जोन में। तो फिर केरल में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए इसके अगेंस्ट, इस रिपोर्ट के अगेंस्ट, कि हम एग्रीकल्चर कहाँ करें? अगर आप हमारा 70% एरिया इसमें डाल दोगे तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ करें, कहाँ से लाएं फूड सिक्योरिटी? ऊपर से सेंटर हमसे मना कर देता, हम राइस नहीं देंगे, आप फोटो नहीं लगाते हमारे मोदी जी की। नाउ ऑल द इको सेंसिटिव जोन नॉर्म्स हैव कॉज्ड ए स्टॉर्म इन केरल। तो यहाँ पे अर्ज किया गया सेंटर से टू एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम द इको सेंसिटिव जोन। However, the state that is densely populated with severe land scarcity, people living close to wildlife habitat, that would be difficult to implement. Okay, ये क्विज है, कभी अपने हिसाब से देख लिया करो, काम के लगते हैं तो पढ़ लेना। सेंटर एग्री टू डिस्कस स्टेटहुड, लद्दाख में डिमांड हो रही है, ठीक है, खासकर जो कारगिल रीजन है और आपका लेह रीजन है, ये चाहते हैं कि आप हमें स्टेटहुड दीजिए। और अगर स्टेटहुड के साथ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट यूटी बनाकर 6 शेड्यूल में डाल दीजिए, ताकि हमारी खुद की पीएससी हो। ठीक है, हमारे खुद के लोगों को रिक्रूट करे, कोई बाहर वाला यहाँ के लैंड परचेज ना कर सके। अब अगर बाहर वाला यहाँ के लैंड परचेज ही नहीं कर सकेगा तो आप तो फिर से हमें उधर ही ले जा रहे हो। वो जो आर्टिकल 370 और 35A रिपील किए गए थे, वो इसलिए किए गए थे ना, ताकि यहाँ डेवलपमेंट आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। अगर वही चीज यहाँ पाएगी तो फिर आप वैसे ही रह जाओगे जैसे हो। ठीक है, आपको जो मोस्टली आपको एग्जाम के लिए जानना है 6 शेड्यूल से रिलेटेड प्रोविजन। डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स और मेंस में इस बार क्वेश्चन 6 शेड्यूल पे जरूर मिलेगा। ओके, तो इसको डिटेल में कर लेना। एंड जो लोग मेरे साथ मेंस 450 प्लान में, नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना टेक ऑन दिस 6 शेड्यूल ओनली। ठीक है, इन मेंस 450 प्लस इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं, चैलेंजेस वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स एंड ऑल, वो मैं उसमें डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को। ये वही है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मिस रेखा शर्मा डिमांड कर रही है प्रेसिडेंट रूल लगाइए बंगाल में। फार्मर ने सेंटर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल सेंटर ने क्या कहा था, हम आपको एमएसपी नहीं दे सकते, लेकिन हम 5 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा नाफाड है वो आपके साथ एमएसपी पे परचेज करेगा इसको। ठीक है, बट फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी पे ही लॉ चाहिए। यहाँ पे मोदी जी, अब हमने एक दिन डिस्कस किया था कि हम लोगों ने इतने आईआईटी खोल दिए कि हमें अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी ही नहीं मिल पा रही है, और स्टूडेंट्स भी उस कैलिबर के अब नहीं आ रहे हैं जैसे कि 2007 से पहले आते थे, जब हार्डली 7 आईआईटीज हुआ करते थे। ठीक है, बेस्ट ही आते थे। तो जब बेस्ट स्टूडेंट्स आते थे ना, तो जो प्रोफेसर्स भी होते थे, रिसर्चर्स होते थे, वो पसंद करते थे ऐसे ब्रिलियंट माइंड के साथ वर्क करना। बट आईआईटी इतनी तेजी से बढ़ाए गए हैं ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स में, कि एक तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी में भी कमी देखने को मिली है, और कई बार इतनी छोटे सिटीज में खोल दिए गए कि रिसर्चर्स उस तरह की वहां पर जो फैसिलिटीज ऑफर होती है वहां जाके वर्क करना पसंद नहीं करते। जैसे मंडी में, ठीक है, हिमाचल के मंडी में, वहां जाके वर्क करना पसंद नहीं कर रहे हैं वो, राइट। और इनको हमें थोड़ा सा मतलब लिमिटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी ज्यादा खोल दोगे कोई चीज तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, और वही हो रहा है आईआईटी से। बट उसके बाद भी हम लोग और आईआईटी खोलने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू। ओके, इसके अलावा एक आईआईटी डीएम भी बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल भी बनाया जाएगा, हमारे भोपाल में ही बना था बट नथिंग, कुछ नहीं हुआ। 2 कैंपस खोले जाएंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, और एक एम्स भी लॉन्च किया जाएगा विजयपुर में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 10th और 12th के बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा आपसे कि साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, ट्वाइस इन ईयर फ्रॉम 25-26, और उसमें से जो स्कोर आपका बेस्ट आ जाए आप उसको रख लेना, ताकि बच्चों पे एकदम फाइनल एग्जाम का बर्डन ना पड़े, स्ट्रेस कम करने के लिए। मैंने कल आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका के बाद ब्रिक्स ग्रुप का एक और मेंबर ब्राजील, उनके प्रेसिडेंट लूला, ठीक है, इन्हें इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया पर्सोना नॉन ग्रांटा, क्योंकि उन्होंने जेनोसाइड पर रिमार्क किया। तो उन्होंने कहा था इसराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है। पर्सोना नॉन ग्रांटा का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जरूरत नहीं है, यू आर नॉट डिजायरेबल इन आवर कंट्री। आगे चलते हैं साइंस पेज पर। साइंस पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं है, ये मिस्टर बोस के बारे में आया था थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर बस सैटर्न के एक मून की बात की गई है, मून मिमास, ठीक है। अब सेंटर के पास सैटर्न के पास काफी सारे मून है, ठीक है। ये जो मिमास है, सॉरी, ये जो मिमास है ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अमंग द मेजर मून्स, और उस मेजर मून्स के ग्रुप को कहते हैं बिग 7। इन बिग 7 में सबसे स्मॉलेस्ट है मिमास, ठीक है। इन्हें इनर मून्स भी कहते हैं। तो कुछ ये माना जा रहा है कि इनके अंदर शायद एक लिक्विड ओशन हो सकता है बिलो द सरफेस 20-30 किलोमीटर अंडर इट्स हैवीली क्रेटेड आइस शेल। ये पर इतनी सी बात है। इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, फ्रंट पेज से भी आगे बढ़ते हैं। कुछ 6 महीने पहले ना मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज आई थी कि यहाँ पर बच्चे बच्चे नदी से तैर के जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में भील ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। इनके बच्चे हैं कुछ, वो लोग स्कूल जाते हैं जो रिवर के अक्रॉस है, और वहां पर एक ब्रिज भी नहीं था, तो इन बच्चों को स्विमिंग करके जाना पड़ता था। और इस रिवर में स्नेक्स रहते हैं प्रॉपर। वो कपड़े उतारते हैं, स्विम करके उस तरफ जाते हैं, फिर वापस अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर स्कूल में जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जब पूछा गया था, उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी, आज ही बीजेपी सरकार है, जब उनसे पूछा गया तो उनके एमएलए कहते हैं अब चुनाव हो जाए उसके बाद बनवाएंगे हम। चुनाव हो गए, आपकी सरकार भी आ गई, उसके बाद भी अभी तक इन बच्चों के लिए ब्रिज नहीं बना, ठीक है। और फिर लोग कहते हैं कि बराबर से कंपटीशन क्यों नहीं होता देश में। अब देखिए तो जरा ट्राइबल्स की जरूरतों को कितने अच्छे से ध्यान देती है हमारी गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड द लोकल अथॉरिटीज इन धार डिस्ट्रिक्ट टू फास्ट ट्रैक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ऑन कोटेश्वरी रिवर, ठीक है। यहाँ मोस्टली भिल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इन बच्चों को इस तरीके से परेशान होकर स्कूल जाना पड़ता है। फिर ऐसे मजबूर होकर इंसान क्या करता है, स्कूल से ड्रॉप आउट मार जाता है, फिर वो करता रहता है अपने पेरेंट्स के साथ मजदूरी, खेती, दिहाड़ी, जो भी। एनीवे, यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट लिखा है ये कह रहे हैं कि एमएसपी से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ मेंस 450 में प्लस में डिस्कशन किया था, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि एमएसपी अगर हम इस दूसरे क्रॉप्स पर भी देंगे तो लोग, आप कहते हो पंजाब में पैडी कल्टीवेशन मत करो, कुछ और ग्रो करो, हाँ तो करेंगे, बट जो श्योरिटी, जो प्रोक्योरमेंट वीट और पैडी के लिए है, वो प्रोक्योरमेंट और वो एमएसपी आप उनके लिए भी दीजिए। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, जीरा या कमिन सीड, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें चीजें कम हो गई हैं। इसके प्राइस एक टाइम पर बहुत हाई जा रहे थे, गिरते गिरते नीचे आ गए। अगेन पूरा मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आपको पढ़ने की जरूरत है, बट द थिंग इज कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई थी जितने उसको इस वक्त रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इन्होंने जीरा का एग्जांपल दिया, तो वही यही कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो दैट प्राइस वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है एग्रीकल्चर में। प्राइस वोलेटिलिटी प्रोडक्शन के बाद, उससे पहले प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी, कभी ड्राई वेदर आ गया, कभी पैथोजेंस आ गए, कभी पेस्ट आ गया, कभी अनसीजनल रेन, कभी फ्रॉस्ट, कभी हॉट विंड, ठीक है। तो उसको प्रोडक्शन के टाइम भी डर रहता है, उसके बाद प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाए तो प्राइस का भी डर रहता है। आप चाहें तो ये सब पढ़ लेना, ये वाला पैराग्राफ जीरा का एग्जाम्पल, ठीक है। अगेन इतना वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट होता क्या है, एक्सपेंडेड एग्रेज रिजल्ट नॉट ओनली इन बम्पर क्रॉप एंड प्राइस कोलैप्स, यानी कि जब सब लोग एक ही चीज ग्रो करना शुरू कर, अब जैसे राइस के इसके जीरा के जब प्राइस बढ़े, ठीक, तो सबने ग्रो करना शुरू कर दिया, ज्यादा एरिया आ गया जीरा के अंडर में। तो ऑब्वियसली बात है कि जब सब लोग यही ग्रो करना शुरू कर देंगे तो इसकी जो इनपुट होंगे, जीरा ग्रो करने में लगने वाले इनपुट्स, ठीक है, उनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है, ठीक है। जैसे जीरा सीड्स की डिमांड आएगी तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई एक तो उसकी। उसके बाद जब उसने आउटपुट निकाला तो देखा कि मार्केट में प्राइस गिर गए, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट उसकी बढ़ गई थी जब उसने ग्रो किया, और जब उसने ग्रो करके रेडी किया तब तक आउटपुट कॉस्ट गिर गई, ठीक है। सो एक्सपेंडेड acreage result not only in bumper crop and price collapse but also higher cost for farmer from increased demand for seeds and leased in land.
ओके, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है ऐसे में, और आउटपुट कॉस्ट जो उसको मिलनी चाहिए वो गिर जाती है। ठीक, तो फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस इन इंडिया। दैट्स वेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड कम इन। ठीक है, यहाँ पर हेल्प चाहिए एमएसपी की। एमएसपी से मीन्स फॉर इंसुलेटिंग फार्मर फ्रॉम लो प्राइसेस which may incidentally reduce plantings in the following years, बट एमएसपी कैन हेल्प प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें ये भी वही बात कर रहे हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट की। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि किसी क्रॉप की प्राइस एमएसपी डिसाइड की गई है 2000 रुपये, 2000 रुपीज, ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस वक्त जो है, जो ट्रेडर्स को देने को तैयार है वो कह रहा है कि मैं आपको मार्केट प्राइस 1800 दे पाऊंगा। ठीक, तो ऑब्वियसली कि फार्मर इसी को सेल करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट तो नहीं खरीद रही, चलो मत खरीदो, बट जनरली मीडिया इस वक्त जो कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो उसने पिछली बार की थी, कि इससे महंगाई हो जाएगी, आपसे कंज्यूमर बर्बाद हो जाएगा, वो इसी तरह की चीजें चल रही है वहां। वो तिहाड़ी जैसे लोग वही सब दिखा रहे हैं। ओके, बट द फैक्ट इज कि फार्मर कह रहा है कि मैं सेल तो प्राइवेट वालों को ही कर रहा हूं, मैं प्राइवेट ट्रेडर्स को ही बेच रहा हूं, लेकिन बीच में मुझे ये जो एमएसपी कंपैरिजन में 200 रुपए का लॉस हुआ, इसकी भरपाई सरकार कर दे। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है बीच में, आप सिर्फ उतना बियर कर लो, यानी गवर्नमेंट को सिर्फ ये 200 रुपए देने हैं एक्स्ट्रा, पूरे 2000 नहीं देने हैं। ठीक है, जबकि मीडिया आपको मिसगाइड कर रहा है कि पूरे 2000 की, देखिए सरकार पे कितना बढ़ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, सिर्फ उतना चाहिए जितना की मार्केट प्राइस और एमएसपी में डिफरेंस आ रहा हो, ताकि उसको ये जो 200 रुपए का लॉस हो रहा है वो सरकार उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे उसके अकाउंट में। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, भावांतर योजना, राइट, मध्य प्रदेश ने लॉन्च की, हरियाणा ने भी की। तो ये चीज वो सेंटर से चाहते हैं। इसी को कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। पीडीपी हैज सेवरल एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट डजंट इंटरफेयर विद द मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो, सरकार से नहीं कहा जा रहा है कि आप खरीदिए। ठीक है, नॉर विल गवर्नमेंट फिजिकली परचेज और स्टॉक। फार्म गवर्नमेंट को परचेज करके स्टॉक भी नहीं करना है। ठीक है, फार्मर्स। सेकेंड, अब देखिए उसको वो 200 रुपए का बेनिफिट चाहिए सरकार से, ठीक है, डिफरेंस। तो फार्मर ऐसे में क्या करेगा, ट्रेडर से कहेगा मुझे रिसीट दीजिए। ठीक है, जो बायर है उसकी प्रोडक्ट का, उससे कहेगा रिसीट दीजिए, ताकि उसको उस रिसीट पे लिखिए कितनी क्वांटिटी परचेज की आपने मुझसे और कितने प्राइस पे की है। सपोज 1800 प्राइस पे की है, तो वो रिसीट उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, 1800 रुपए वाली। तो इससे हमारा फॉर्मलाइजेशन भी तो हो रहा है ना एंटायर फार्म ट्रेड का। अभी तो मोस्टली कैश पे, कैश में ही चलता है सब कुछ, पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है। ठीक, लेकिन ये चीज फॉर्मलाइज भी तो कर देगी ना आपके पूरे एग्रीकल्चर ट्रेड को, सो वो भी उसका एक बेनिफिट होगा। इसके बाद ये इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को टू सेटअप एपीएमसी मंडीज एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आउटसाइड फिजिकल मार्केट यार्ड्स। यहाँ पे फार्मर को सिर्फ ओनली नीड टू सेल द इनवॉइस टू बी एबल टू क्लेम द प्राइस डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर मोदी सरकार के जो बड़े बड़े गोल हैं वो सब अचीव होंगे। इससे फॉर्मलाइजेशन होगा एग्रीकल्चर ट्रेड का, डिजिटाइजेशन भी होगा, आपको अपनी रिसीट वहां लगानी भी पड़ेगी पोर्टल पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा कि अगर मुझे 2000 अश्योर्ड प्राइस मिलेगी, मतलब मार्केट प्राइस अगर मेरे प्रोड्यूस का गिर भी रहा है तो मुझे मुझे बरी होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो सरकार दे देगी। इवन दी मार्केटिंग रिफॉर्म्स जिनके लिए वो 3 बिल्स लाई गए थे, द फार्मर ओनली नीड्स ए बेसिक प्राइस अश्योरेंस। मुझे सिर्फ आपकी तरफ से अश्योरेंस चाहिए कि जब मार्केट प्राइस अगर एमएसपी से नीचे चला जाएगा तो मैं डिफरेंस आपको दे दूंगा, और अगर मार्केट प्राइस ऊपर रहा एमएसपी से तो आप डायरेक्ट बेच लो प्राइवेट वाले को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो यही कहा था उस दिन सीआईआई की भी, जो हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसने यही कहा था कि ये सिर्फ 23,000 करोड़ कुछ का खर्चा गवर्नमेंट पे इंक्रीज कर सकता है, बस इतना ही करेगा। ठीक है, बट आपका जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, जो झुमके से भी ज्यादा गिर चुका है, वो बताता है कि 6.5 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा बढ़ जाएगा सरकार का। इतना नहीं बढ़ेगा भाई, पूरा प्रोक्योर नहीं करना है, जीरा वीरा नहीं खरीदना है सरकार ने। अब वो कहते हैं कि देखिए इससे ये होगा कि ट्रेडर्स कुछ गेम भी खेल सकते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि 18,000 रुपए क्विंटल है, ठीक है, तो वो बिल बना सकते हैं 15,000 का। उसके बाद 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, जैसे अगर 20,000 रुपए एमएसपी है तो, ठीक है, तो उसमें से वो कुछ फार्मर को दे देगा, कुछ खुद रख लेगा। हाँ, तो हो सकते हैं इस तरह के गेम। बट एक बात बताइए, लूप होल किस में नहीं है, किस चीज में नहीं है? आपकी जीएसटी में भी तो यही हो रहा है ना, जीएसटी में भी तो यही हो रहा है, फेक इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, वो तो हर जगह है। लेकिन ये चीज एक पॉइंट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती, ये लूप होल धीरे धीरे प्लग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लूप होल जीएसटी रिजीम में भी हैं, तो हो सकता है कि अगर आप इस तरह की प्राइस डिफरेंस मैकेनिज्म लाएंगे उसमें भी होंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज सामने आएंगे आप प्लग इन कर सकते हो। राइट, तो अच्छा आर्टिकल था। यहाँ पर ये कह रही है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो हाँ, वो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि सीरियल्स में ग्रोथ हार्डली 0 पॉइंट कुछ परसेंट रही है। ठीक है, लेकिन जो फार्म प्रोड्यूस वगैरह है हमारे,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनमें ग्रोथ 5% की रही है। तो ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है, ये सब बोला भी गया है कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिशरीज, ठीक है, पोल्ट्री, इन सब में इनकम ज्यादा है, फार्मर्स को इन पे फोकस करना चाहिए। बट अगेन इनके लिए जरूरी है अ शॉर्ट प्राइस। प्रॉब्लम वहां भी है, ठीक है, कई बार फ्रूट वेजिटेबल्स के प्राइस बहुत हाई चले जाते हैं और कई बार वो एकदम इतना गिर जाते हैं कि किसान आके सड़क पे अपने आलू प्याज मिल्क जैसी चीजें तक फेंक जाता है। कई बार हुआ है, पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली में ही किया है, राइट। Now, India has the potential to transform into one of the top fruit and vegetable sources. There is a huge opportunity not only for export but also for domestic consumption, क्योंकि इंडियंस अब जैसे जैसे इनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इंडियन डाइट शिफ्ट हो रही है फ्रॉम कैलोरी सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ओके, देर इज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो इंक्रीज भी हो रहा है हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, 5% की ग्रोथ रेट भी देखने को मिली है। देर इज पोटेंशियल फॉर एग्री इनपुट सेक्टर दैट कंप्राइज सीड, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एज वेल। हॉर्टिकल्चर फार्मर हायर इनकम तो देते ही फार्मर्स को, उसके साथ साथ स्टेडी इनकम भी देता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट ऐसा है वो आप बार बार कल्टीवेट कर सकते हो। इट्स नॉट अ सीजनल क्रॉप की 4 महीने ये करेंगे फिर 4-6 महीने ये करेंगे, ऐसा नहीं है। ये थ्रू आउट द ईयर आपको स्टेडी इनकम भी दे सकता है। बट हमें एड्रेस करनी होंगी दो जरूरतें, पहला हायर प्रोडक्टिविटी और दूसरा बेटर प्राइस रियलाइजेशन, ठीक है। तो हायर प्रोडक्टिविटी के लिए हमें अच्छे इनपुट्स यूज करने होंगे और बेटर प्राइस प्राइस रियलाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर वैल्यू चेन बनानी होगी। डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए कि हम उन टोमेटोज को रख सकें उसमें, कि वो थ्रू आउट द ईयर मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। बिल्ड वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस दैट इंश्योर कंसिस्टेंट प्राइस फॉर द फार्मर्स। बट फिर एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने जो अभी बासमती चावल के साथ किया, बैन लगा देती है। ओके, एक बार प्याज में अच्छे प्राइस मिल रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिए ओनियंस के, राइट। इस तरह की चीजें करती है फिर गवर्नमेंट। तब अच्योर्ड मार्केट तो दीजिए, पहले कंसिस्टेंट तो हो वो। इनोवेशन इन सीड्स, agronomic and genetic seeds innovation including high quality hybrids can enhance shelf life and improve access to quality fruit and vegetable produce. Okay. Now, another approach that offers inspiration is the 1 hectare model of integrated farming, जिस पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कई जगह पे। अब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? सी, इट इज ए क्लस्टर बेस्ड, यानी कि क्लस्टर बना दिया जाएगा पूरा 4-5 गांव का, कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये चीज करेंगे। क्लस्टर बेस्ड होल फार्म अप्रोच, होल फार्म मतलब सारी चीजें की जाएंगी उस पर, एग्रीकल्चर से लेके पोल्ट्री तक सब कुछ, ठीक। इट प्रॉमिस फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जैसे वहां पर सोलार पावर्ड फार्म इक्विपमेंट यूज किए जाएं, जैसे सोलार पंप पीएम कुसुम में, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज की जाए, आपकी जो ये पर ड्रॉप मोटर क्रॉप वाली चीजें होती हैं। डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग इंटीग्रेटेड विद लाइव स्टॉक, वर्मी कंपोस्ट एटसेट्रा, सॉइल हेल्थ रिप्लेनिशमेंट विद नेचुरल बायो बेस्ड एग्री इनपुट्स, विलेज क्लस्टर क्रिएशन फॉर प्रोड्यूस एग्रीगेशन एंड एक्सपोर्ट्स। और इंडिया एक कंट्री है लेकिन उसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल एकदम सेंटर से पास होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो साउथ में हमारा टेम्परेचर थोड़ा हमेशा ही वार्म रहता है, इधर कभी कोल्ड आ जाती है कभी समर आ जाती है, तो हमारा काफी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर क्लाइमेट है। आई थिंक हमारे यहाँ कितने टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने, आई थिंक 16 समथिंग। तो हम लोग के पास पोटेंशियल है कि हम अलग अलग तरह के फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे ये आर्टिकल अच्छे लिखते हैं, बट इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ इन्होंने अच्छा लिखा नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये हाईलाइट की कि 3 चीजें इस वक्त चल रही हैं। एक चल रहा है एनुअल रायसीना डायलॉग, रायसीना, ठीक है, ये हमारे दिल्ली के ही रायसीना हिल्स में होता है। यहाँ पर सभी तरह के स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होते हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक वगैरह, ठीक। उसके बाद चल रही है मिलान एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में होती है ये। इसमें इस बार तो उम्मीद है कि 50 से भी ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। शुरुआत हुई थी जस्ट हमारे जो बे ऑफ बंगाल की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह की कंट्रीज के साथ शुरू हुई थी, बट ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और ये बायनियली होती है, यानी कि 2 साल में एक बार। अब थर्ड एक और जो चीज चल रही है वो चल रही है, एक मीटिंग चल रही है इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। इंटेलिजेंस यानी कि वही बातें हैं कि आपको एक दूसरे कंट्रीज के साथ इंटेलिजेंस शेयर करनी होगी, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं सभी के, ठीक है। तो ये 3 इवेंट चल रहे हैं अभी, दीज 3 इवेंट्स, और तीनों का ही सिग्निफिकेंस है क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है, ठीक है। और इस तरह की कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं, जैसे एस्पेन होती है, मुनिच होती है, शांग्रीला डायलॉग होती है, बट इनका फोकस किसका है? एस्पेन का है अमेरिका की सिक्योरिटी पर, मुनिच का है यूरोपियन सिक्योरिटी पर, शांग्रीला डायलॉग का है तो उसका एशियन सिक्योरिटी पर फोकस रहता है। ओके, देयर इज अ रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी, चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान, ओके।
Now, even Israel or India to hai, written of great power rivalry, and this has created new risk to global peace. They have raised the value of forums that facilitate valuable exchange of notes among national security professionals. Okay, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस ये 3 चीज़ें चल रही हैं, सबके अपने-अपने गोल हैं, यहाँ पे सब एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो सभी चीज़ें, राइस एंड डायलॉग, तो इंडिया लेड इनिशिएटिव है, मिलान अगेन इंडिया लेड इनिशिएटिव, और ये इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी जो इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई अटैक भी हुआ था, अमेरिकन ने हमें वार्न किया था कि आपके यहाँ अटैक होने वाला है, बट हमारे आईबी ने कुछ किया नहीं, सीरियसली लिया नहीं उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग इंडिया के साथ ही बड़ा, इंडिया को ही दूसरों के साथ बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। जैसे अब वो यूएस का हमने देखा था 5 आईज, ठीक है, वो लोग तो आपस में करते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ठीक है, ये सब तो आपस में करते ही हैं, ठीक है, यूएसए के साथ मिलके। बट हम लोग नहीं करते, हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, बट अब हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आजकल, ठीक है। और ये 5 आई याद रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए भाईजान, ठीक है, ये जरूर पूछी जाएगी, 5 मेंबर्स इसके, ये सब फालतू के बोल बच्चे ने। नेचुरल रबर, अभी नेचुरल रबर हमारा मेजरली केरल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, 13 लाख रबर, और केरल इज द मेजर प्रोड्यूसर। एमएसपी का प्रपोजल है, अब क्योंकि प्रपोजल है तो प्रपोजल डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता, वो जब कुछ फाइनल आउटकम निकलेगा दोनों के बीच में तब उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट प्रपोजल कुछ ना कुछ देती रहेगी, वो रिजेक्ट करते रहेंगे, जब फाइनल जब निकलेगा तब देखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है पल्सेस, पल्सेस पर हमको अश्योरेंस देने को तैयार है, ठीक है, बट एमएसपी पे लॉ नहीं दे सकते। हम आपको गारंटी दे सकते हैं 5 साल तक हम इस प्राइस पे खरीदेंगे नाफेड के थ्रू। पल्सेस के बारे में बात करें तो कौन ज्यादा ग्रो करता है, तो मसूर की बात करें तो मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड में होती है। अरहर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 70% उड़द को ग्रो करते हैं। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ पल्सेस टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि एक चीज श्योर है कि हम पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है, जबकि हमारा टोटल प्रोडक्शन खुद 27 मिलियन टन है, उसके बाद भी हमारी कंजम्पशन जो नीड है वो ज्यादा है, और हमें टारगेट रखा है अपने सामने कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं बाय 2027, ठीक है। उसके लिए हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं कुछ, जैसे हाई एमएसपी देने को तैयार है पल्सेस पर। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स और भी चल रहे हैं, जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये सब बहुत उम्मीद से लॉन्च किए गए थे मगर टोटल फेल रह गए हैं, तो वो भी दिखाता है कि गवर्नमेंट सीरियस है भी नहीं इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ये एक ओडेसा स्पेसक्राफ्ट है जो यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी रिसेंटली लॉन्च ए लूनार लैंडर नेम्ड आफ्टर द हीरो ऑफ होमस, ओडेसी। अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ला नीना एयर क्वालिटी का लिंक है, हम ये सब पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कई बार किया है हमने पहले के सेशन में, तो हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। और आपको मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आखिर मुंबई है, चेन्नई है, ये और भी सिटीज है, बट ये इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन से परेशान नहीं होती जितना कि दिल्ली होता है। तो उसका रीजन था कि देखिए इन सब के पास थोड़ा सी कोस्ट है, ठीक है, सी के नियर बाय है ये। दिल्ली पूरी तरीके से सी से बहुत ज्यादा दूर है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन स्टबल बर्निंग जो पंजाब हरियाणा में होती है, वो भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो उस टाइम पर यहाँ से वेस्टर्न स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, तो ये और ऐसी हवाएं लेके आते हैं जो इस स्टेबल बर्निंग को और इधर लाती है, और स्टेबल बर्निंग ना भी हो तो ये हवाएं यहाँ आकर एक प्रेशर बनाती हैं, तो जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं वो सरफेस के पास ही इकट्ठे होते रहते हैं, राइट, वो विंड्स को वहां से निकलने नहीं देते हैं। तो ये 2-3 कुछ रीजन है जो दिल्ली के रीजन है, बाकी ला नीना वगैरह ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, बाकी वो कनेक्शन ढूंढते रहते हैं साइंटिस्ट, तो उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चंदा कोचर थी, कभी इनको बहुत प्रमोट किया जाता था कि देखिए ये आईसीआईसीआई की हेड बनी है, विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बताया जाता था इनको, और बाद में पता चला कि इन्होंने कुछ करप्शन किया, हस्बैंड की कंपनी को लोन दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो वो सब जिसके पास पावर है वो मिसयूज करेगा ही करेगा उसका, दैट इज फैक्ट, ठीक है। वो किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि ईमानदार वही है जिसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला, ये सब बोलने की बातें, बाकी ओब्वियसली देयर आर सम जेन्युइन पीपल, वरना देश ऐसे ही नहीं चल रहा इतने साल से। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। एंड नाउ हम लोग अपना प्रीलिम्स का जो रिवीजन सीरीज चल रही है अब उसको थोड़ा स्पीडली करेंगे। आज भी मैंने आपके साथ स्टैटिक में भी इकोनॉमी का एक लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है, और हम लोग अभी लेक्चर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं प्रीलिम्स की करंट अफेयर वाली सीरीज में, ठीक है। तो अब ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली होंगी, और मैं टोटल आपको 100 वीडियोस में कवर कराऊंगा, और एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको फर्स्ट फर्स्ट ऑफ मे तक आई विल फ्री यू, तब तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, ताकि आप बाकी के जो अगले 25 30 28 दिन बच जाते हैं वो आप पूरी तरीके से अपने सी साइड पे डिवोट कर सकें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन पे फोकस करें। एंड अगेन सेइंग, अगर आप इतने कर लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैटिक, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ये आपको जेन्युइनली हेल्प करेगा रादर देन दोस कोचिंग मैगजीन्स एंड ऑल।
डोंट रिलाई ऑन देम, दे आर जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम कंटेंट डेवलपर्स, बट वो उसमें पर्सनल एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, ठीक है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैगजीन मिसरेबली फेल हुई हैं पिछले 2 साल में। ये बच्चे बिल्कुल एग्जाम हॉल में ऐसे थे कि क्या है, कहाँ से आए ये क्वेश्चन। सो न्यूज़पेपर से बेटर आपके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का। और अगर आपने पिछले 8-10 महीने से न्यूज़पेपर ठीक से फॉलो नहीं किया है ना, तो आप सीरियसली बहुत बड़े रिस्क में हो। ओके, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप ये प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जरूर करें, जहां पर मैं आपको पूरा करंट अफेयर करके दे रहा हूँ। और बिट मैं हमेशा न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट जरूर लगाता हूँ, ताकि आपको अश्योरेंस रहे कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि बस कुछ भी पढ़ा दो, राइट। सो I am making best efforts with you. Okay, so do join that prelims revision series. That's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.